हेलो स्टूडेंट, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप आपने पिछले टॉपिक अच्छे से रिवाइज किए होंगे और इससे पहले वाली क्लास हमने क्वेश्चन आंसर पे बनाई थी। आसान से न्यूमेरिकल आपको आसान ही लगेंगे, बस उसको समझने की देर है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है सिर्फ उसी में से आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला टॉपिक का नाम है अपना एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण। अब कंडीशन क्या है टॉपिक से ही बता देते हैं। जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे व्यक्त करते हैं, कुछ इस प्रकार, ऐसे तीर के निशान से। और ये सारे क्या होंगे, ये सारे जो एरोज हम लगाएंगे एक दूसरे के पर सेम डिस्टेंस पे और एक दूसरे से पैरेलल होंगे, ठीक है। एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है यानी विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। थोड़ा लंबा बना लेते हैं कुछ इस प्रकार ऐसे, और इसमें आपने रख दिया एक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा कि जब दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेशों को -q और एक रख दिया +q और कुछ दूरी पर रखें, इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली 2a, तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक डाइपोल को हमने इसमें रख दिया, और कैसे रखें, किसी कोण पे रख दिया। चलो ये रख दिया हमने एक -q, तो यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया एक +q चार्ज। इन दोनों के बीच की जो दूरी ली हमने, सीधी लाइन नहीं बन रही है ना, ये हमने ले ली, ये इसका केंद्र हो गया, a डिस्टेंस इधर से, a डिस्टेंस इधर से, यानी टोटल कितनी होगी 2a ही लेते थे। ऐसे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हमें क्या निकालना है, उस द्विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण। पहले हम बात करें बल की, तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, F = QE। ये हमने पीछे पढ़ा था टॉपिक्स में। QE जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उस पर फोर्स कितना किस दिशा में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। और जब नेगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उस पर फोर्स कितना लगता है, -QE, लेकिन E के डायरेक्शन के अपोजिट। ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है क्योंकि हमने ये सब पढ़ा था, ठीक है। अब वो हम यहाँ अप्लाई करें। अब +q चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर, F = QE इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और -q पे फोर्स लगेगा F = -QE जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमने पहले से पढ़ रखा है। अब हमें निकालना है इस पे टोटल फोर्स। एक पे फोर्स लग रहा है -QE, एक पे लग रहा है +QE, टोटल फोर्स कितना हो गया, QE से QE कैंसिल यानी 0। तो हम निकाल लें इस पे कुल बल, वो तो होगा 0, ठीक है। अब बल नहीं लगता फिर भी ये क्या कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है। किसी हमने देखा बल नहीं लग रहा फिर भी ये मोशन में है। कौन सी मोशन में है, मोशन भी 2-3 टाइप की पढ़ी थी आपने 11th क्लास में। एक तो पढ़ी थी आपने स्थानांतरित गति, जो ऐसे चल के एक जगह से उठ के दूसरे जगह पे जाए। एक आपने पढ़ी थी घूर्णन गति, तो वो काम में लेंगे। घूर्णन गति याद करो 11वीं क्लास का क्या था, किसी एक अक्ष के चारों ओर गति करना, रोटेशन करना यानी घूमना, ठीक है। तो इसी प्रकार का कुछ हमने यहाँ देखा। और घूर्णन गति में आपने देखा जब आप कोई एक अक्ष के चारों, एक्स कहाँ माने, अब इसके बीचों बीच, ये इसका सेंटर है ये वाला। अब ये कंडीशन कुछ इस प्रकार से समझो, एक रस्सी बंधी हुई है या एक पूरा एक रोड है मान लो, ठीक है, एक लकड़ी मान लो, मोटी सी लकड़ी है, और एक तरफ इसको इधर से खींच रहा है, ऐसे लटका हुआ कोई बच्चा, ऐसे यहाँ से एक बच्चा इधर से खींच रहा है इसको, ठीक है। तो ये लकड़ी ऐसे वाली एक इधर से खींच रहा है
और एक इधर से खींच रहा है, और ये हो गया इसका बीच का पॉइंट जिसे हमने सेंटर नाम दिया। तो इस सेंटर से निकलती हुई एक रेखा खींच दी हमने जो क्या कहलाती है इसकी अक्ष। अब ये क्या करेंगे, इसकी अक्ष के चारों ओर ऐसे इसको घुमाएंगे। अब लटके हुए जो बच्चे हैं जो इसे खींच रहे, एक इधर से खींच रहा है एक इधर से खींच रहा है, ये किस बल से खींच रहा है, F = QE, और ये किस बल से खींच रहा है इधर, F = -QE। तो बल की देखें तो टोटल बल तो अब क्या होगा इसमें 0, फिर भी ये घूम रहा है, तो किस वजह से घूम रहा है, कुछ ना कुछ तो इस पर बल लग रहा है। अब इस पर बल नहीं लग रहा, अब लग रहा है इस पर बल आघूर्ण, ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में, ठीक है। अब बल आघूर्ण में हमने क्या पढ़ा था, बल आघूर्ण में कुल बल तो 0 होता है, लेकिन कब बल आघूर्ण कब कार्य करता है इसमें, जब दोनों जो बल लग रहे हैं, फोर्स लग रहा है, उनकी लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है क्रिया रेखा, कहते हैं इसको, हिंदी में इसे कहते हैं क्रिया रेखा। अब इस पॉइंट पे इतना फोर्स लग रहा है तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, ये वाली। इस पॉइंट से गुजरती हुई कोई रेखा खींच दे उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया रेखा या लाइन ऑफ एक्शन। इस पॉइंट पे इतना फोर्स लग रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही। बल आघूर्ण कब लगता है, जब टोटल बल 0 और इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स काम कर रहे हैं वो अलग अलग हो। जैसे बात करें, एक आदमी इसको इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींचेगा, लाइन ऑफ एक्शन दोनों की क्या है, सेम, तो ये यहीं की यहीं बैठी है, ठीक है। अब एक आदमी इसको इधर खींच रहा है इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में खींच रहा है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग। अब इस पे बल काम न करके क्या काम करेगा, अब बल आघूर्ण काम करता है, और उस बल आघूर्ण को हम लिखते हैं टॉ से, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क। इसको बल आघूर्ण को हम क्या कहते हैं, टॉर्क, QUE, स्पेलिंग आप देख लेना, ठीक है, टॉर्क। इसे हम टॉ से व्यक्त करते हैं, और टॉ का फॉर्मूला होता है, अगर आपका बल जोड़े में लग रहा हो, जोड़े में ही लग रहा है, ये वाला +QE -QE, ठीक है, परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में, और लाइन ऑफ एक्शन भी जिसकी क्या हो, यानी क्रिया रेखा भी जिसकी अलग हो, तब बल ना काम करके वहाँ कौन सा काम करेगा, बल आघूर्ण काम करेगा, जो उसे घूर्णन गति करवाएगा, ठीक है। अब दोनों बल, अब इनको हम बोलते हैं बल युगम, यानी जोड़े में जो बल लग रहे हैं उनको हम बोलते हैं बल युगम, ठीक है। तो दोनों बलों में से कोई एक बल का परिमाण इंटू दोनों बलों के लंबवत दूरी। कहाँ से लंबवत दूरी, ये जो घूर्णन अक्ष है इसकी, ये क्या मान ली, इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ये ऐसे बीचों बीच निकलती हुई एक रेखा की कल्पना करो, इमेजिन करो कि बीचों बीच कोई एक ऐसे रेखा है, या एक ऐसा कोई भी पॉइंट मानो ऐसे, उसमें से एक बीचों बीच एक लाइन गुजर रही है, और इस रेखा के चारों ओर ये +QE इधर गति कर रहा है और -QE इधर जा रहा है, इस रेखा के चारों ओर, ठीक है, इस प्रकार। तो ये क्या कहलाती है, इसकी घूर्णन अक्ष। और लंबवत दूरी कहाँ से लेंगे हम, घूर्णन अक्ष से, ये मान ली हमने इसकी घूर्णन अक्ष, ठीक है। अब देखो, तो अब बल आघूर्ण काम करेगा, इसमें तो कितने चार्ज हैं, 2, डाइपोल है तो 2 चार्ज, इसके कारण भी बल आघूर्ण कर लगेगा और इस पर भी बल आघूर्ण लगेगा, ठीक है। तो इस पर बल आघूर्ण निकालें, तो बल टॉ 1 मान लिया, बल कितना है, QE गुणा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ये वाली, ये मान लो कोण थीटा है, E और P क्या होगा इसका, P क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, -Q से +Q, यानी P की डायरेक्शन है कुछ इस प्रकार, P सदिश। दोनों के बीच में कोण कितना, थीटा, ये हमने मान लिया दोनों के बीच में कोण है थीटा, ठीक है। इधर हो गया E, इसको E मान लो, इधर यही इसकी घूर्णन अक्ष है, और ऐसे E है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो, इससे हमें लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, A इधर है, ये जिस आधार पर कोण बना हुआ आता है वो क्या होती है, A cos थीटा, और ये वाली कौन सी होगी, A sin थीटा,
तो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कितनी होगी प्लस क्यू चार्ज की, ए साइन थीटा। तो क्यू ई इंटू ए साइन थीटा, ये तो हो गया प्लस क्यू आवेश जिस घूर्णन गति कर रहा है उसके प्लस क्यू आवेश पर जो बल आघूर्ण काम कर रहा है उसको निकालें, क्यू ई ए साइन थीटा। ठीक है, ये कितना हो गया, तो 1 इक्वल टू क्यू ई ए साइन थीटा। ठीक है, अब माइनस क्यू के कारण भी तो बल आघूर्ण लगेगा, सॉरी माइनस क्यू पर भी तो बल आघूर्ण काम करेगा। किसकी वजह से कर रहा है ये बल आघूर्ण काम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इसे अपनी दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर कोई वस्तु क्या होना चाहती है, स्थायी होना चाहती है। ठीक है, कोई भी, हम भी क्या है भाई आराम से बैठे रहे, मोबाइल चलाते रहे, हमारा भी यही मतलब है। ठीक है, तो हर कोई स्टेबल कंडीशन में रहना चाहता है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल भी जो किसी थीटा एंगल पर था, ये भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल कंडीशन में ही रहना चाहेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, अगर तुझे स्टेबल कंडीशन में रहना है तो मेरी अनुसार ही चलना पड़ेगा, मेरी दिशा में होना पड़ेगा। तो इसने कहा बल आघूर्ण को जो इस पे इसने कहा इसके द्विध्रुव आघूर्ण को जो इसके साथ थीटा एंगल पर था, इसने कहा कि अगर तुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहा अगर तुझे मेरे क्षेत्र में रहना है तो तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जहां मैं चलाऊंगा वहीं चलना पड़ेगा। तो ये तो इधर जा रहा था और इसने कहा क्यों ना मैं भी इधर ही हो लूँ, फिर मुझे भी साथ लेके चलो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इस द्विध्रुव आघूर्ण को, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपनी दिशा में संरेखित करने की कोशिश करता है, यानी अलाइन करने की कोशिश करता है कि इसका बल आघूर्ण इसी डायरेक्शन में हो जाए। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये अगर माइनस क्यू इधर रख दिया हमने प्लस क्यू, तो इस पर बल लगेगा इधर F इक्वल टू माइनस क्यू ई, इस पर बल लगेगा F इक्वल टू प्लस क्यू ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली 2a। अब ये एकदम स्टेबल कंडीशन में, भाई एक इधर से खींच रहा है एक इधर से खींच रहा है, दोनों में ही कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो आराम से बैठा है, ये खींचते रहो। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन लाने के लिए ही इस पर क्या हो रहा है, बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज पर बल आघूर्ण कितना लगेगा, क्यू ई ए साइन थीटा। अब बात करें माइनस क्यू पर केवल परिमाण की, तो 2 इक्वल टू क्यू ई इंटू, अब इस घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कितनी हो गई, ए साइन थीटा, ये हो गई ए साइन, ये कौन थीटा है, तो ये भी कौन कितना होगा, थीटा। ठीक है, क्यू ई ए साइन थीटा, या हम इसे ऐसे कहें क्यू ई ए साइन थीटा। अब टोटल बल आघूर्ण कितना लगेगा, दोनों को जोड़ दो, टोटल बल आघूर्ण टो इक्वल टू टो 1 प्लस टो 2। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ना, टोटल बल आघूर्ण टो इक्वल टू टो 1 प्लस टो 2। प्लस क्यू चार्ज के कारण प्लस क्यू चार्ज पर जितना बल आघूर्ण लग रहा है उसका, और माइनस क्यू चार्ज पर जितना बल आघूर्ण लग रहा है वो। ठीक है, दोनों की वैल्यू रख दें, तो टो इक्वल टू क्यू ई ए साइन थीटा प्लस क्यू चार्ज के कारण था, कारण नहीं प्लस क्यू चार्ज पर था, प्लस टो टू क्यू ई ए साइन थीटा। तो ये कितना हो गया, सेम 2 इंटू क्यू ई ए साइन थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिखते हैं। हम तो ये जानते हैं 2qa, द्विध्रुव आघूर्ण में हमने पढ़ा था कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P इक्वल टू 2aq, चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच की दूरी। ठीक है, तो क्यों ना इसको ऐसे लिख लिया जाए, तो 2aq को हमने एक साथ लिख लिया और ये आ गया E साइन थीटा। ठीक है, अब इसको क्या लिख दिया हमने, P और आगे क्या है E साइन थीटा। अब P क्या है, बल द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। अब यहाँ से आपने 11वीं क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, जब दो सदिश राशियों का गुणनफल ऐसे हो कि दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा हो, ये हो गया E इधर और ये हो गई P की डायरेक्शन। ठीक है, दोनों के बीच में कोण है थीटा, तो टोटल बल आघूर्ण कितना, तो इसका सदिश अगर गुणा करें
पी ई साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो टो इक्वल टू सदिश रूप में हम लिख सकते हैं पी क्रॉस ई। अब पी क्रॉस ई लिखें या फिर ई क्रॉस पी लिखें, समस्या ये तो है ना भाई, पी ई को हम ई पी भी तो लिख सकते हैं, ई पी साइन थीटा, कौन सा सही है? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई क्रॉस पी? क्या ये दोनों चीज़ें एक ही जैसी हैं? सदिश गुणनफल हमने पढ़ा था यानी क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें हमने देखा था कि जब दो सदिशों को इस प्रकार गुणा करें और इसमें और या फिर ए को बी से गुणा करो या बी को ए से गुणा करो, तो दोनों का मान बराबर नहीं होता। बराबर कब होगा? जब इनके बीच में चिन्ह लगाएंगे माइनस का, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अलग आ जाएगी। तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि P क्रॉस ई लिखें या E क्रॉस P। देखो ये समस्या सॉल्व होगी यहाँ से। ये जो प्लस Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे बल आघूर्ण काम कर रहा है इस तरफ, यानी कैसे जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये कैसे घूम रहा है, ऐसे। कौन सी डायरेक्शन हो गई ये? क्लॉकवाइज, यानी ये डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आनी चाहिए अपनी। ये घूमने की जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है, यानी टॉर्क की डायरेक्शन क्या आनी चाहिए? क्लॉकवाइज। तो उसके लिए कौन सा होगा? P क्रॉस E, यानी P क्रॉस E करेंगे ऐसे, तब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अच्छा E क्रॉस P करें तो क्लॉक ऐसे इधर घूमेगा, ये इस प्रकार ऐसे, ठीक है। तो कौन सी सही है फॉर्मूला? टो इक्वल टू P क्रॉस E, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि ये सदिश गुणनफल है तो ये टो यानी बल आघूर्ण में क्या होगा? सदिश गुणनफल। डायरेक्शन की बात करें, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? P क्रॉस E, कौन से है? दाएं हाथ से P क्रॉस E, यानी ऐसे तल के लंबवत, ठीक है, तल के लंबवत यानी कुछ इस प्रकार, ठीक है। टो की डायरेक्शन क्या होगी? जैसे ये है, हम अलग से दिखा देते हैं इसको। अब देखो आपकी किताबों में जो NCERT में है या कोई भी बुक हो, उसमें डायरेक्ट दिया हुआ होता है, डायरेक्ट टोटल टो 1 प्लस टो 2 जोड़ के डायरेक्ट 2QEA साइन थीटा दिया हुआ होता है, ठीक है। या फिर ऐसे दिया हुआ होता है बल यानी QE इंटू लंबवत दूरी 2A साइन थीटा, ठीक है। तो ये टोटल लिखी हुई होती है, टोटल यानी प्लस Q के पर जो बल आघूर्ण लगता है वो, और माइनस Q पर जो बल आघूर्ण लगता है उसका टोटल दिया हुआ होता है। बाकी ऐसे प्रोसेस ये है, ठीक है। तो जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो टो इक्वल टू हमने पढ़ा P क्रॉस E, जैसे E इस डायरेक्शन में था और P कुछ ऐसे था, P बल द्विध्रुव आघूर्ण दोनों के बीच का एंगल था थीटा। तो जिस तल में P और E होंगे उस तल के लंबवत क्या है? टो की डायरेक्शन P और E कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो उसको हम दिखाएं इन दोनों के लंबवत टो, ऐसे, ठीक है। तो बल आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होगी? जिस तल में P और E है उस तल के लंबवत डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से समझ में आया? अब देखते हैं स्पेशल कंडीशंस, ठीक है। अब हम देखें इसकी स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन का मतलब अब ये थीटा जैसे ही चेंज होगा वैसे ही टॉर्क चेंज होगा, यानी बल आघूर्ण चेंज होगा। तो हम देखें विशेष स्थितियां जिसे बोलते हैं या स्पेशल कंडीशन। थीटा पे डिपेंड करे, थीटा ये वाला चेंज हो तो क्या होगा? अगर थीटा की वैल्यू रखें 0, मतलब क्या हुआ इस चीज का? ये मिटा दूं एक बार। अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखें, 0 कब हो सकती है? ये E इधर ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ रख दिया हमने माइनस Q और यहाँ रख दिया हमने प्लस Q, ये, ठीक है, इधर ऐसे। तो माइनस से प्लस की ओर होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो इधर ही है P की डायरेक्शन,
इधर है ई की डायरेक्शन और इधर ही है पी की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा इक्वल टू 0। अब देखें फोर्स प्लस क्यू के कारण तो लगेगा इधर क्यू ई, और माइनस क्यू के कारण अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई। ठीक है, अब टोटल फोर्स देखें, एफ नेट की वैल्यू ये तो है 0, स्माइल कर रहा है इधर, ठीक है, ये है 0। अब देखें बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या था, टी ई साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ 0, पी बी इसी डायरेक्शन में, ई भी इसी डायरेक्शन में, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो टो भी आराम से मुस्कुरा रहा है, मैं तो अब कुछ काम नहीं करूँगा। ठीक है, दोनों खुश है यहाँ। जब दोनों खुश होते हैं तो वो कौन सी कंडीशन होती है, आराम की कंडीशन, है ना। तो ये इस कंडीशन को जब फोर्स भी 0 हो और टो भी 0 हो, यानी थीटा दोनों के बीच में, ई और पी के बीच में जो एंगल है थीटा वो 0 हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्थायी साम्यावस्था की कंडीशन। बताऊंगी साम्यावस्था स्थायी कौन सी होती है, साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था, या हम इसे कहते हैं स्टेबल स्पेलिंग आप देख लें, इक्विलिब्रियम जो भी है, ठीक है, स्थायी साम्यावस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन देखें, थीटा इक्वल टू 180 पे देख लें, पहले थीटा इक्वल टू 180, दो कंडीशन पे एक बार बात कर लेते हैं। थीटा इक्वल टू 180 का क्या मतलब हुआ, अब ये ई रखा हुआ है इधर, ये इधर ई इस डायरेक्शन में ई, और यहाँ रख दिया आपने माइनस क्यू, इधर रख दिया आपने प्लस क्यू। ठीक है, ये दोनों, तो पी किस डायरेक्शन में हो गया, इधर पी है इस डायरेक्शन में और ई है इस डायरेक्शन में, ये दोनों के बीच में एंगल कितना 180। ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखिए फोर्स क्यू ई पे कैसे लगता है, माइनस क्यू ई, यानी इधर लगेगा एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई, और इस पे किस डायरेक्शन में ले गएगा, इधर एफ इक्वल टू प्लस क्यू ई। टोटल फोर्स कितना हुआ 0। अब फोर्स तो कह रहा है मैं तो कुछ काम नहीं करूँगा, अब मैं तो आराम से खुश रहूँगा। ठीक है, अब देखिए फोर्स भी 0, सॉरी बल आघूर्ण भी 0 है क्या, टो इक्वल टू पी ई साइन 180, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो टो भी कह रहा है खुश तो मैं भी हूँ, लेकिन आधा खुश हूँ, कुछ इस प्रकार, आधा ही खुश हूँ। आधा खुश कैसे, आधा खुश होता हूँ तब ये कंडीशन कहलाती है अस्थायी साम्यावस्था, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्पेलिंग आ गई मुझे, इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्पेलिंग आप बताना मुझे, है ना, कौन सी सही है। ठीक है, अब हमने दो कंडीशन पे बात की, थीटा इक्वल टू 0 होता है तब ये फोर्स भी नहीं लग रहा और टो भी नहीं लग रहा, है ना, टो भी 0, दोनों कंडीशन में ये दोनों खुश हैं। दोनों खुश है तो अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल भी खुश है, भाई मैं तो आराम से यहाँ रहूँगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था टॉर्क क्यों लगता है, बल आघूर्ण क्यों लगता है, क्योंकि ई चाहता है कि बल आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण अपनी दिशा में करे, उसी की डायरेक्शन में रहे, तो इसी की डायरेक्शन में, इसलिए दोनों खुश हैं, डाइपोल भी खुश है। अब 180 कर दिया, अब हमने चेंज कर दिया उसको, ऐसे यहाँ रख दिया प्लस क्यू, यहाँ रख दिया माइनस क्यू, तो जो द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ये बात पसंद नहीं आई, ठीक है, उसने कहा चलो फोर्स नहीं है, खुश हो जाओ, लेकिन बल आघूर्ण नहीं लगेगा, क्या गारंटी तुम्हारी। इसने कहा 0 है ये तो, चलो 0 हो जाओ, लेकिन थोड़ी देर के लिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्यों होगा वो हम बताएंगे। इसको हम कहते हैं अस्थायी साम्यावस्था, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है,
अब बात करते हैं ये दोनों चीज़ें हैं क्या। एक तो हमने बात किया स्थायी साम्यावस्था के बारे में और एक हमने बात की अस्थायी साम्यावस्था यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जो साम्यावस्था होती है, साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम स्टेट, ये दो टाइप की होती है, एक तो स्थायी और एक होती है अस्थायी। अब देखो स्थायी कौन सी होती है। जब बॉडी खुश हो आपकी, पहले लिख लो, जब बॉडी खुश हो, आराम से बैठी है, बट थोड़ी सी भी उसे चेंज कर दें, थोड़ा सा भी, स्लाइटली थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दें, उसको डिस्टर्ब कर दें, तो वो वापस उसी स्टेट में आ जाए, वापस उसी अवस्था, कंडीशन मतलब अवस्था में आ जाए। वो कंडीशन क्या कहलाती है? स्थायी साम्यावस्था। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? मतलब बॉडी खुश तो है लेकिन थोड़ी सी खुश है ना, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दें, डिस्टर्ब कर दें, तो बॉडी, तो वो वापस नहीं आ पाती, नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, बस नहीं आ पाती। जिस रास्ते से गुजरी उस रास्ते पे कभी नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो कंडीशन समझाएं। हमने स्थायी साम्यावस्था कौन सा नाम दिया था? ये वाला। तो ये वाला एग्जाम्पल लेके चले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, और यहाँ हमने रख दिया था ऐसे, ये रख दिया हमने -Q और ये रख दिया +Q। फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था। ठीक है, आराम से बैठी थी। अब इसको थोड़ा सा हमने डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा सा इसको हमने कुछ इस प्रकार कर दिया, यहाँ रख दिया -Q, यहाँ रख दिया +Q। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा अरे तुम तो थोड़े से इधर हो गए, तो वापस मेरी कंडीशन में आओ। तो वापस क्या आ जाता है? ये उसी कंडीशन में, यानी वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर दें, इसको थोड़ा सा को किसी एंगल से चेंज कर दें, यानी जो द्विध्रुव आघूर्ण है और ई के बीच में थोड़ा सा एंगल चेंज कर दें, या इससे थोड़ा सा हम ऐसे, जैसे ये रखा है, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा द्विध्रुव आघूर्ण से नहीं, वापस आओ, तो वापस आ जाएगी। थोड़ा सा इधर चेंज करेंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा नहीं, वापस आओ, तो वापस आ जाएगी। यानी ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको चलाएगा वैसे चल पड़ेगी। तो यानी बॉडी यहाँ क्या है? खुश है। अब बात करें अस्थायी साम्यावस्था की। अस्थायी साम्यावस्था कुछ इस प्रकार, और यहाँ रख दिया हमने +Q, इधर है -Q, ऐसे। फोर्स तो इधर एक इधर लगेगा, एक इधर से खींच रहा, खींचते रहो, यहाँ भी तो खींच रहे हैं, फिर भी ये खुश है। ठीक है, अब इसमें देखो थोड़ा सा इसको चेंज करें, यहाँ रख दिया +Q, यहाँ रख दिया -Q। ठीक है, चेंज कर दिया, तो अब ये वापस इसी कंडीशन में नहीं आएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसे जैसे ही नचाएगा ये वैसे नाचेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा नहीं, इधर आओ, अब तुम इधर जाओ। ठीक है, और वापस मेरी दिशा में संरेखित होने की कोशिश करो, और अब मेरी दिशा में ही हो जाओ। यानी अपने जो बल आघूर्ण, डायपोल को बोलेगा अपना जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो वापस मेरी दिशा में लेके आओ। तो दोनों ई और पी इस दिशा में हो जाएंगे, यानी वापस ये इस कंडीशन में जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये है स्थायी। जब बॉडी खुश है आराम से, इसे कैसे भी डिस्टर्ब करो ये वापस उसी कंडीशन में आ जाएगी। और ये है अस्थायी साम्यावस्था यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, जहाँ पे अगर बॉडी को आप थोड़ा सा भी स्लाइटली चेंज उसमें करते हो तो वापस उसी कंडीशन में वो नहीं आ पाती। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा खुश है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अस्थायी साम्यावस्था। तो समझ में आया ये? अब बीच वाली एक कंडीशन और बात करते हैं कि कब ये, चलो 0 तो हो गया ये। यहाँ हमने क्या देखा? दोनों ही कंडीशन में फोर्स की वैल्यू क्या थी? 0, और बल आघूर्ण की वैल्यू क्या थी? 0। ठीक है, अब बात करें कि फोर्स कब मैक्सिमम होता है? ये तो मिनिमम है, सॉरी, बल आघूर्ण कब मिनिमम लगेगा?
कब मिनिमम लगेगा? जब थीटा की वैल्यू 0 हो और 180 हो, तो उस पर कुल बल का मान 0 और बल आघूर्ण का मान भी 0। ठीक है, अब हमको क्यों ना एक कंडीशन ऐसी पढ़ें जब थीटा की वैल्यू हो 90। ये मिटा दें, थीटा की वैल्यू हमने रखी 90 डिग्री, मतलब ये ई लग रहा है इधर और बल ऐसे है, बल आघूर्ण, सॉरी बल आघूर्ण नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण, ये माइनस क्यू और इधर हमने रख दिया प्लस क्यू, माइनस से प्लस की ओर, इधर ई है और इधर लग रहा है पी, दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखें बल आघूर्ण कितना लगेगा, तो इक्वल टू होता है पी ई साइन 90, थीटा मतलब थीटा यहाँ क्या है 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम कितनी? 1, यानी पी ई। तो इस कंडीशन में जो बल आघूर्ण है वो क्या लगेगा? मैक्सिमम, बल आघूर्ण लगेगा इसमें मैक्सिमम। ठीक है, अब बल आघूर्ण मैक्सिमम है तो फोर्स कितना है इस पे? ये लग रहा है इधर और ये लग रहा है इधर, टोटल फोर्स कितना है? 0 प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई कितना हो गया? 0। अब यहाँ पे आपने कुछ कंडीशन देखी कि थीटा का मान मिनिमम कब होगा, और मिनिमम होगा तब क्या होगा? जब थीटा की वैल्यू मिनिमम होती है। क्यों? तो इक्वल टू अपना फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा, तो जब थीटा 0 और 180 होता है ना, तब तो क्योंकि 0 और 180 पे साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होती है, इस कंडीशन पे साइन थीटा क्या होता है? मिनिमम। ठीक है, जब साइन थीटा मिनिमम होगा तो साइन थीटा पे डिपेंड क्या करता है? टॉर्क, यानी बल आघूर्ण, तो उस कंडीशन में टॉर्क भी मिनिमम होगा यानी 0, और इस कंडीशन में फोर्स भी कितना होगा? 0। ठीक है, अब जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है 90, क्योंकि 90 पे साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होती है -1 और सॉरी 0 और मैक्सिमम 1। ठीक है, अब जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब की कौन से एंगल पे है? थीटा इक्वल टू 90, तो इस कंडीशन में साइन थीटा क्या है? मैक्सिमम, मैक्सिमम। ठीक है, साइन थीटा मैक्सिमम है तो टॉर्क भी क्या होगा इस पे? मैक्सिमम, यानी टॉर्क भी क्या होगा इस पे? मैक्सिमम। बट फोर्स 0 होता है, तो फोर्स तो क्या होगा? 0 ऑलवेज, कोई भी कंडीशन हो फोर्स 0 होता है। ठीक है, लेकिन टॉर्क का वैल्यू या बल आघूर्ण की वैल्यू 0 भी होगी और मैक्सिमम भी होगी। मैक्सिमम कब होगी? थीटा इक्वल टू 90 पे, और 0 कब होगी? थीटा इक्वल टू 0 या 180 पर। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, तो इस पर एक न्यूमेरिकल देख लो। आपको कंडीशन दी हुई है कि एक समान विद्युत क्षेत्र दे दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने बना लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और ई दे रखा है, ई की वैल्यू आपको दे रखी है 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। और कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण ई के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 थोड़ी है ये, ऐसे मान लो ये माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू, तो माइनस से प्लस की ओर ही होती है पी की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री, यानी थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। जब इस प्रकार की कंडीशन हो तो उस पर बल आघूर्ण लग रहा है 4। अब बल आघूर्ण की हमने यूनिट पढ़ी थी, कौन सी? टो इक्वल टू क्या होता है? बल गुणा लंबवत दूरी, दूरी मान लो, तो न्यूटन मीटर, तो इसकी कितनी हो जाएगी? न्यूटन मीटर, 4 न्यूटन मीटर। इस कंडीशन में इस पे बल आघूर्ण लग रहा है ऐसे, ठीक है, जो इसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की कोशिश करता है। आपको ज्ञात करना है कि इस कंडीशन में ये चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, दोनों चार्ज जो हैं
वो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो निकालें। दोबारा देख लो क्या दे रखा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है जिसकी वैल्यू है 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, जो उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री कोण पर है, और जब ये इस कंडीशन पे है तब इस पे बल आघूर्ण लग रहा है 4 न्यूटन मीटर। उस कंडीशन में आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो चार्ज हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो निकालें। बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, पी ई, क्योंकि बल आघूर्ण इसमें आ रहा है नाम, है ना, पी ई साइन थीटा। तो आपको क्या दे रखा है इसमें, देखो ये दे रखा है टो की वैल्यू, ई की वैल्यू दे रखी है और थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से पी निकाल लें, और यहाँ से पी निकालने के बाद चार्ज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पी की वैल्यू होती है 2a क्यू, आपको 2a की वैल्यू भी दे रखी है, तो यहाँ से हम निकाल लें चार्ज। तो टो की वैल्यू कितनी होगी 4, पी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 2 × 10⁵ और साइन 30, साइन 60 मान लो, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। साइन 60, थीटा दे रखा आपको 60 डिग्री, साइन 60, 30 ही ले लो, 60 से और ज़्यादा टफ हो जाएगी, है ना, √ में मान आएगा, ये आ जाएगी साइन 30। तो 4 पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी ये इधर 4/2 × 10⁵ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻⁻5, और पी की मात्रक क्या होता है पी का, कूलाम मीटर। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है ये चार्ज कितना होगा, तो पी की वैल्यू 2a/q, यहाँ से q इक्वल टू कितने आ जाएगा, p/2a। पी की वैल्यू अभी आपने निकाली 4 × 10⁻5, 2a। अब 2a क्या है, दोनों आवेशों के बीच की टोटल दूरी, और आपको टोटल दूरी कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 × 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ से देखो 10⁻1 और कैंसिल होगी, 10⁻−1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 × 10⁻, अब -5 ऊपर है, 10⁻−1 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻+1, -5 में से 1 गया 10⁻−4, और Q का मात्रक क्या होता है कूलाम, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल हल किए जाते हैं। न्यूमेरिकल जो भी सवाल आपको दे रखा है आराम से उसको मज़े ले लेके पढ़ो, उसका डायग्राम बनाओ कि ये सवाल में कहना क्या चाहता है, उस हिसाब से अपने पेन से इधर उधर डायग्राम बनाओ। जैसे भी कंडीशन आपको दे रखी है उसमें आपको जो वैल्यू दे रखी है वो फाइंड आउट, वो पहले रखो, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जैसे हमें यहाँ पता लग गया टो, भाई टो दे रखा था, ई दे रखा था, थीटा दे रखा था, क्यू पूछा है, तो डायरेक्ट क्यू की तो कोई ऐसा है नहीं। ठीक है, तो टो पहले फाइंड आउट कर लें, फिर क्यू ना पी की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से पी से हम क्या निकाल लेंगे क्यू। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक जो आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम करवाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, तब तक आप पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल निकालिए। ठीक है।